फिर क क ग घ ख ख, है ना, ये सब ये हल्क से आता है बेसिकली। जब क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये जिंदगी यादों की गुल्लक सी गजल। गजल। ये गजल आता कहाँ से? घनी हो ये ग ग पंजाबी कल्चर में बहुत कुछ लिटिल भी चलता है। ऐसा कुछ बहुत परहेज वाला इंसान मैं हूँ नहीं। उन्होंने बोला कि वो लता जी तो इतना तीखा खाती थी, कभी परहेज नहीं करती थी, वो तो ठंडे का भी परहेज नहीं इतना करती थी कि कभी कभी हम सो रहे होते रात के 2 बजे 3 बजे, कुछ कंपोजिशन आ जाती है, फिर एकदम से उठ के हम स्टूडियो भाग जाते हैं। तो लोग आपको एक तो प्यार करें और आपके संगीत के साथ आपको प्यार करें। योर सिंगिंग स्टाइल इज़ वेरी जैज़ी, इट्स फुल ऑफ क्रोमेटिक। वो जो अधूरी सी बात बाकी, उन्होंने ऐसे मारा जोर से ना, उनके हाथ में क्या था, बाकी क्या होता है, बाकी होता है। सानू साइयां दी सो असी धुप खा के सुक जाना है, असी धुप खा के सुक जाना, के शहर तेरे नहीं बसना। गजले अशफाक सा कोई कुछ भी गीत सुना जा तू, बहुत निहारा है चिट्ठी में, बस अब तो पास में आ जा तू। मेरी इस लाइन से यकीन मानिए मैं आपसे सिर्फ वाह वाह कहने की रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन इन 2 लाइनों में जो जान डाल सकते हैं वो कोई और नहीं बल्कि जासिम है, जिनको कि शहजादा एक गजल का टैग भी मिला हुआ है और पिछले काफी सालों से वो उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। नाउ ही इज बैक विद हिज न्यू वीडियो शहर तेरे। हाँ जी जासिम, वेलकम टू बॉलीवुड लाइव। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका दिल्ली में स्वागत है। दिल्ली में सर्दी भी काफी पड़ने लगी है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर? हाँ दिल्ली में हाँ है तो, लेकिन एयर बहुत ख़राब है क्योंकि जिसकी वजह से AQI जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब सा है, जिसकी वजह से मेरा आवाज़ बिल्कुल बैठ गया यहाँ पे आके। बट होप जल्दी ये चीज़ें साफ़ हों। और दिल्ली तो दिल वालों की है, लोग इतने प्यारे हैं यहाँ पे, खान पान इतना अच्छा है और बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं, बस जल्दी ये जो हज़ार्डस एयर है ये जल्दी जल्दी जाए। इसकी कंप्लेन तो सब लोग कर रहे हैं, बट कमिंग बैक टू आवर म्यूजिकल पॉइंट, तो जैसे हम अपने नए वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, शहर तेरे के बारे में? नहीं, शहर तेरे इज़ बिगेस्ट ब्लेसिंग इन माई लाइफ, क्योंकि इट्स अ ड्रीम टीम टू कोलैबोरेट विद legendary Gulzar Sahab and genius Vishal Bhardwaj ji, because I'm so lucky and fortunate that I did my Bollywood debut with the same team in movie Dead Ishqiya with the beautiful Bollywood कव्वाली क्या होगा। और उसके बाद I was waiting कि फिर कब वो मौका मिले इन 2 लेजेंड्स के साथ काम करने का, और आई एम सो थैंकफुल टू विशाल जी कि अगेन इतना प्यारा गाना, एंड बीइंग अ पंजाबी बहुत ज़्यादा खुशी है कि जो गुलजार साहब ने इतनी खूबसूरत हार्डकोर पंजाबी जो वर्ड्स उन्होंने लिखे हैं और इतनी खूबसूरत उन्होंने धुन बनाई है। और क्या जो मेरे पसंदीदा एक्टर्स हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब, विजय वर्मा जी, शारिब हाशमी जी, फातिमा सना शेख, सब विभूपुरी साहब की डायरेक्टोरियल ये मूवी है जो कि 28 नवंबर को आ रही है। बहुत खुशी है कि सब अच्छे अच्छे लोग इसको, जब आई थिंक 4-5 दिन पहले जब इसका टीज़र एक लॉन्च हुआ था, मूवी का नहीं, एक सिर्फ नसीरुद्दीन शाह साहब के डायलॉग के साथ एक उन्होंने किया था और पीछे मेरी आवाज़ थी, तो एक अलग ही फील था कि जिनके आप बचपन से फ़ैन रहे हैं, जिनको देख देख के आप मतलब इंस्पायर हुए हैं, और जब पीछे आवाज़ चली तो इट वाज लाइक एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी, एंड आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन कि ये प्यारा सा गाना मेरी आवाज़ में आया है। विशाल जी का ख़ास तौर पे शुक्रिया, और लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द मूवी। 28 को आएगी तो और भी मज़ा आएगा। So how was your experience with the cast जिन्होंने आपका गाना सुना? चाहे वो सना शेख हो, चाहे वो जो है विजय जी हो, या फिर विशाल हो, कि इन्होंने आपका गाना सुन के जो है इनका क्या रिएक्शन आया? किसी ने कुछ मैसेज किया, किसी ने पर्सनली कुछ बोला आपको? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी विशाल सर ने तो गवाया था खुद, जो भी ये गाना मैं कहना चाहूँगा सबसे, क्योंकि जो भी मैंने गाया, ऑफ कोर्स बीइंग पंजाबी वो चीज़ें मेरे अंदर ही हैं सारी, जैसी ये धुन है ऐसा ही हम सुन के बड़े हुए हैं, ऐसा संगीत। और विशाल जी की जो वर्सेटिलिटी है एज ए कंपोज़र, वो हमें देखने को मिलती है कि कितना अलग अलग तरीके का उन्होंने म्यूज़िक दिया है और उन्होंने ही गवाया सारा। मतलब इन शॉर्ट के जो भी मैंने गाए सारी विशाल सर की सोच है। और हालांकि मैं किसी भी स्टार कास्ट से मैं अभी तक मिल नहीं पाया हूँ, हालांकि इंस्टा पे हमारे मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। अभी विजय भाई, ही इज़ अमेजिंग, आई एम हिज फैन,
आई एम हिज बिग फैन। और इतना प्यार वो मैसेजेस पे मुझे कह रहा है कि भाई जल्दी मिलते हैं, जल्दी मिलके आपसे बातें करनी है, आपकी तारीफ़ करनी है। और शारिब हाशमी भाई से बड़ी मतलब वो सब लोग वेट कर रहे हैं हम लोग आपस में ना जल्दी जल्दी जी। मिलने की, क्योंकि उन लोगों को भी ये गाना सबको बहुत पसंद आया है। अभी 25 को इस मूवी का प्रीमियर होने वाला है। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल द स्टार कास्ट, अवर प्रोड्यूसर मनीष मल्होत्रा जी, विभू साहब, विशाल साहब ऑफ कोर्स। अगर गुलजार साहब से फिर से मिलने तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। एंड बट बेसिकली आई एम सो एक्साइटेड टू सी ऑल ऑफ देम। जी, विजय जी को अब तक ये गाना आपका बहुत पसंद आ चुका है, जो कि आपसे मिलने को वेट कर रहे हैं। और हमें भी जो है ये गाना काफ़ी ज़्यादा सुन के ऐसे मैंने तो जब वीडियो खोला यूट्यूब पर तो उसके मिलियंस व्यूज़ देख कर ही कि 2 हफ्तों में इसके जो है 2.2 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। वो देखते ही मुझे लगा कि ये भाई मूवी तो हिट हो ना हो, ये गाना ज़रूर हिट होने वाला है। नहीं, मूवी भी हिट होगी क्योंकि मुझे जी। ये कोई बहुत देर बाद कुछ अलग सा दिखा है ना, कोई Yeah. पहले जैसा कुछ जो इट्स अ वेरी ओल्ड स्कूल थॉमस जो इन्होंने दिखाया है। और द वे लाइक पिक्चराइजेशन जो है वो कुछ अलग है, बहुत ही अलग है, वेरी मतलब पोएटिकली वेरी रिच है। और एक्टर्स इतने अच्छे हैं तो वो अच्छा ही होगा। आई थिंक जब एक ही तरीके की मूवीज़ आ रही हैं, जब है ना, लेकिन जब कुछ अलग आता है तो जी। वो सबका ध्यान खींचती हैं। अक्सर So- अक्सर ऐसा होता है, मूवीज आती हैं हम उनको पुरानी वाली रोमांटिक मूवीज के साथ कंपेयर करने लग Compare जाते करने लग हैं जाते हैं। कि ये तो उस थोड़ी उस मूवी की जैसी कहानी लग रही है, या तो 2 कहानियां मिक्स हो रही हैं, Mix हो रही हैं। हमको बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही। एक पिछली मूवी याद आ रही है इसको देख के, और ऐसे भी लग रहा है नहीं थोड़ी फीकी पड़ गई। तो आई होप एंड वी आर ऑल कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस मूवी में हमें कुछ नया देखने को मिल जाए, कुछ Definitely. नई रोमांटिक कहानी देखने को मिल लग तो जाए। रहा है, मतलब ट्रेलर देख के तो बहुत ज़्यादा मतलब होप है कि हाँ। बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है। अच्छा, जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि आप लोग की मुलाकात जो है 25 को होने वाली है, हाँ जी। ड्यूरिंग द कह सकते हैं सिंगिंग जब हो रही थी, इस मूवी की पूरी प्रोसेसिंग हो रही थी, उस वक्त आपकी मुलाकात किसी एक्टर से नहीं हुई? नहीं, उस वक्त सिर्फ विशाल सर थे, उनके असिस्टेंट थे, उनके रिकॉर्डिस्ट थे। क्योंकि वो क्या होता है ना, वो प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं चाहिए होता। मेरे को ये हमेशा फील आता है जब भी हम वो क्या वो विशाल सर की सोच है कि वो अपनी वो अगर लोग ज़्यादा होते हैं ना तब कंट्रोल रूम में, तो फिर वो बात नहीं बनती। सबकी अलग अलग फिर वो आती हैं, ऐसे करो या वो करो। जो भी मुझे लगता है कि अगर मैं भी किसी को रिकॉर्ड करूँ, मुझे भी तभी अच्छा लगे जब मैं रहूँ और सिंगर रहे। वो जो एक बात बनती है तभी वो बात एक रूह जो होती है गाने का जो सोल होता है, फिर उसमें कोई ज़्यादा भीड़ ना हो, तामझाम ना हो, तभी उसका मज़ा आता है। तो आई थिंक वो चीज़ इस गाने के ज़रिए हमें देखने को मिल रही है कि जैसे पहले दिन ही ये गाना आया था, इतने फ़ोन कॉल्स, इतना इंस्टा मेरा इट्स फ्लडेड विद द मैसेजेस, और इतना जितने भी सिंगर्स हैं पंजाब के ख़ास तौर पे सब लोग इस गाने को गा के मुझे भेज रहे हैं। तो एक बड़ा एक अलग फील है, क्योंकि बहुत देर बाद हम पंजाबी तो ख़ास तौर पे वेट कर रहे हैं कि कभी कहीं कुछ अच्छा संगीत, अच्छी शायरी सुनने को मिले। तो ये बड़ी देर बाद हुआ है बॉलीवुड में ख़ास तौर पे, तो वो लोग इतने खुश हैं। सो इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन। ओके। हाँ, तो आजकल जो है स्टार कास्ट से मीट नहीं होता है, जब भी हम कोई सिंगिंग आपकी हो रही होती है, सिंगर्स आजकल गा रहे होते हैं स्टूडियोज में, नहीं अगर एक्टर्स आए तो अच्छी बात है, ऑफ कोर्स फिर एक एनर्जी मिलती है, एक Sync एनर्जी बन जाएगा, बिल्कुल like, एक एनर्जी एक्सचेंज होती है उनकी आपस में। क्योंकि एक्टर सिर्फ सिंगर ही नहीं, एक्टर भी सिंगर को फॉलो करता है ना, क्योंकि गाने की एक अपनी रूह होती है। जैसे कंपोज़र ने वर्ड्स में, हर सिंगर के अपनी रूह है, जैसे उसको देगा इसको मुझे ऐसे गाना है। तो आई थिंक वो ज़्यादा कम एक्टर का होता है कि वो उस प्रोसेस को फॉलो करे, सिंगर किस मूड के साथ उसको गा रहा है, क्योंकि फॉलो एक्टर को करना है ना। वो सिंगर मैक्सिमम ये करता है कि अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से एक, अगर एक्टर यंग है, अगर नया है, अगर टीनेजर है तो वैसे थोड़ा सा कर सकता है, अगर थोड़ा सा ओल्ड है तो वो एक इतना मुझे लगता है एक्सप्रेशन आ सकते हैं। बाकी वो जैसे शम्मी कपूर वाला था दौर, दीवाना हुआ बादल, है ना, वो जो पूरा ऐसे लगता था कि वो शम्मी कपूर साहब ही गा रहे हैं जी। ऐसे नहीं लगता था कि वो कोई और किसी की आवाज़ है। इतना मुझे लगता है आजकल वो कम है चीज़ें, अगर हो रही हैं तो बहुत खुशी की बात है। जी। अच्छा, अभी जब आप गा रहे थे तो मुझे एकदम से याद आया कि जब से मैं आपको सुन रही हूँ और जब से हमारे व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, तब से आपकी आवाज़
एकदम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं आया है इसमें। तो जाजिम क्या करते हैं अपनी आवाज़ को जो है एक जैसा रखने के लिए, और कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं अपनी आवाज़? व्हाट इज़ योर डेली रूटीन? ये डेली रूटीन ऐसा है कि मुझे संगीत के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, टू बी फ्रैंक, कि जहाँ पे भी संगीत के डिफरेंट हमारे हम कह सकते हैं कि खेतर होते हैं, क्योंकि म्यूज़िक में एक सिंगर होता है, ठीक है, एक कंपोज़र होता है, एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर अरेंजर होता है ना। तो मुझे सब चीज़ें करने का शौक़ है, और ये सब चीज़ें टाइम मांगती हैं बहुत ज़्यादा। मेरा अपना घर पे होम सेटअप है, मैं वहाँ पे बैठ के म्यूज़िक कंपोज़ करता हूँ, म्यूज़िक अरेंज करता हूँ, और वो जो समय है ना, तो उसके लिए कुछ भी मैंने हालांकि ये अच्छी बात है बुरी बात है ये मुझे नहीं पता, कि मेरा किसी भी चीज़ का कोई फिक्स टाइम नहीं है, कि कभी कभी हम सो रहे होते हैं रात के 2 बजे 3 बजे, कुछ कंपोजिशन आ जाती है, फिर एकदम से उठ के हम स्टूडियो भाग जाते हैं कि यार कि अब ये चीज़ अभी ऊपर वाले ने दी है, शायद कल तक ही आपके पास ना रहे। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी उस चीज़ को डॉक्यूमेंट कर ले, हम उसको सेव कर लें। तो इसलिए कुछ फिक्स समय नहीं है, कभी 5 बजे सो गए, फिर कभी 12 बजे उठ गए, किसी दिन जल्दी भी सो गए, बट कोशिश करते हैं कि म्यूज़िक में रहें जितना हो सके, क्योंकि अगर संगीत में रहेंगे तभी आपका माइंड म्यूज़िकली इंक्लाइंड रहेगा। जैसा कि आपने बताया, अच्छा मैं आपसे पूछूं, कोई 2 फेवरेट आप मुझे गज़ल सिंगर्स बताइए जो आपके हों। नाम तो बहुत हैं, लेकिन 2 बताइए जो आपके फेवरेट हों, जिनका मतलब तस्वीर लगा के रखते हैं, जैसे फ़ैन मूवमेंट होता है वैसे वाले हो। बिल्कुल, बिल्कुल, 2 तो मतलब है ही हैं। एक तो जिनको हम शहंशाह गज़ल कहा जाता है, जिन्होंने जो हम स्टाइल, जो एक गज़ल का स्टाइल आज हम सब लोग गा रहे हैं, उनकी वो देन है जनाब मेहदी हसन खान साहब। उनका, और जिनसे मैं बेसिकली इंस्पायर्ड हूँ, वो है उस्ताद गुलाम अली खान साहब। तो ये 2 नाम हैं जिनको मैं मतलब कह सकता हूँ कि दे आर माई ट्रू इंस्पिरेशन इन गज़ल। आज के दौर की बात करें तो हाँ जी। आजकल जो है सोशल मीडिया बहुत आ गया है। सोशल मीडिया पर हर एक चीज़ वायरल हो जाती है। उसमें अच्छा काफ़ी सिंगर्स भी हैं जो कि आप देखेंगे, इंस्टाग्राम आप खोलेंगे तो बहुत सारे जो यूथ है वो इंस्टाग्राम पर अपनी सिंगिंग रील्स बना रहे बहुत हैं, है। वायरल हो जा रहे हैं वो लोग उस पर। लेकिन जब आप उनको सुनने बैठिए तो ना सुर कभी मिलता है ना जो है, कभी कभी हमें गाने भी ऐसे लगता है कि ये बस वायरल कैसे हो गया। What is this going on? What do you think about it? और यू थिंक इट इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म कि अगर वाकई में कोई टैलेंट छुपा है तो पहले जो कि जैसे कि आपको शोज़ में जाना पड़ता था, सिंगिंग शोज़ में जाना पड़ता था, अभी थोड़ा इजी प्लेटफॉर्म मिल गया है लोगों को, आम लोगों को जो कि वाकई कोई टैलेंट होल्ड कर रहे हैं। अब आप सीधे एक अपनी रील बनाइए, लाइट भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन लगाइए, रील बनाइए, और अगर आप में टैलेंट है तो कोई ना कोई आपको ज़रूर सुनेगा और आपको ज़रूर मौका मिलेगा। अच्छी बात यह है कि कितने ही सिंगर्स सोशल मीडिया ने लोगों को दिए हैं, कितने ही सिंगर्स दिए, अच्छे अच्छे सिंगर्स जो शायद कभी भी बाहर ना आ पाते, जो गांव के ऐसे ऐसे गांव में बैठे हैं, जो क्योंकि पहले एक सिस्टम था या धारणा बनी हुई है अब तक जो थी कि अगर आपको सिंगर बनना, आप बॉम्बे जाओ, एक स्ट्रगल करना है, आपको बॉम्बे जाना है। तो ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में रहना इट्स नॉट अ सिंपल थिंग। हम सबको पता है इससे कितना एक्सपेंसिव है और कितना स्ट्रगल है, कितने म्यूज़िक डायरेक्टर से आप मिलो जाके, या फिर प्रोडक्शन हाउसेस में जाओ, कैसे कैसे करो। तो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है। ये आप देखिए, हर रोज़ 2-3 हज़ार बंदा आता है बॉम्बे, तो सब कहाँ सिंगर, हर साल 1-2 ही आते हैं नए मैक्सिमम। तो ये सोशल मीडिया की ही देन है। लोग अपने घरों में, गांव में बैठे कुछ भी अपलोड कर रहे हैं। हर जिसको एंटरटेनमेंट वाला कंज्यूम करना है, जिनको बेचारे हंसी मजाक वाले लोग कंज्यूम करने हैं, वो वैसा कर रहे हैं। जो अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं, जैसे हम जैसे लोग हैं जो सिर्फ अच्छा ही सुना, अपने कानों को ख़राब नहीं करना चाहते, तो हमें वैसे लोग भी मिल जाते हैं। तो वो फिर हम एक दूसरे के साथ रब्ता करते हैं, एक दूसरे को फ़ोन, मतलब वी यूज्ड टू DM देम, तो एक बातचीत होती है। तो ये कितना अच्छा एक दौरा, वरना हो सकता है अगर ये चीज़ें ना होती हम उनको कभी देख ही ना पाते। तो सोशल मीडिया का तो जितना हम थैंक्स करें उतना ही कम है कि कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इन्होंने दिए हैं। एंड हाउ डिफिकल्ट इट वाज फॉर यू कि सारेगामापा में जाना, उसका ऑडिशन देना, वहाँ से अपना नाम क्रिएट करना, हाउ डिफिकल्ट इट इज़ लोगों के लिए, आम जनता के लिए जो कि भीड़ में खड़ी रहती है लाइन लगा के जो है सिंगिंग शोज़ का ऑडिशन देने के लिए। यू जस्ट टेल मी अबाउट योर जर्नी। हाँ जी,
जर्नी मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग रही है, क्योंकि मेरी जर्नी में ना कभी भी वो चीज़ नहीं थी कि मुझे मशहूर होना है। वो चीज़ कभी भी मेरी सोच में नहीं थी। मुझे था कि जैसा मैं 1 साल पहले था, 5 साल पहले था, अभी मैं वहाँ से अच्छा हूँ या नहीं। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि आप पहले से अच्छे हो या नहीं। बस मशहूर होना ना होना वो मुकद्दर की खेल है, वो डेस्टिनी है आपकी। अगर आपकी प्रोग्रेस हुई है तो आप सक्सेसफुल हो। मेरे लिए ये है। तो जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बचपन में सीखा, फिर बड़े अच्छे उस्ताद रहे, लेट श्री विजय सचदेवा जी, जिनसे मैंने सीखा। फिर अच्छे लोग मिलते गए, फिर कॉलेजेस है ना, फिर यूनिवर्सिटीज़, फिर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, फिर वो बने। फिर मैं बेसिकली जब मैंने एक्सप्लोर्ड पंजाब में मैं 1 साल जलंधर रहा, फिर 1 साल मलेरकोटला में रहा। फिर मैं जब पूरा एक्सप्लोर कर लिया, फिर मुझे लगा कुछ और एक्सप्लोर करते हैं हम। मेरे एक भाई हैं प्रसन्नजीत चक्रवर्ती, बीच में मुझे ठुमरी सीखने का शौक़ था। मैं उनके पास चला गया 1 महीना बंगाल में। तो मैं थोड़ा-सा, ऐसा मेरा नेचर है, जहाँ भी कुछ मुझे मिलता है खोजने को या कुछ सीखने को, मैं वहाँ भाग जाता हूँ। तो बॉम्बे में गया था ऐसे ही सीखने, क्योंकि पता चला कि वहाँ के बॉम्बे की जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जिस तरीक़े से सिखाया जाता है, वहाँ पे मेरिट जो है वो आपका गाना है। वो आपके, ये नहीं कि आप अगर आपके 70-80% आए हैं, आपको फ्री एडमिशन मिलेगा। उनके लिए वो उनका पहले ऑडिशन होता है। ऑडिशन में आपको बड़ा ख्याल गाना है। सो इफ़ यू कैन परफॉर्म दैट, ओनली देन यू आर कैपेबल टू डू द मास्टर्स ओवर देयर। सो वो ऑडिशन हुआ, फिर मैं मास्टर्स करने गया। सीखते सीखते मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत फोर्स किया कि यार यू शुड गो टू सारेगामापा। बस वो ऊपर वाले ने एक डेस्टिनी देनी थी, तो मैं वहाँ, सो आई वेंट देयर। तो गज़ल का शौक़ था, गज़ल के साथ सीखे थे बचपन में। शेर व शायरी का शौक़ था, शास्त्रीय संगीत का शौक़ था, हारमोनियम बजाने का शौक़ था। तो ये तीनों चीज़ें गज़ल में, हाउ ब्यूटीफुली वी इनकॉर्पोरेट दैट वी ऑल नो। तो बस वो चलते चलते जब सारेगामा आ गया तो प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट हो गई। तो आई थिंक वहीं से विशाल भारद्वाज सर ने सुना, तो वहाँ से बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ उठने बैठने का मौका मिला, उनसे आप प्यार आशीर्वाद मिला। तो फिर बॉलीवुड जर्नी शुरू हो गई। तो वो एक आई थिंक वो, मैं बॉलीवुड का गाना है मुझे, या अमूमन जो लोग आते हैं जो एक स्ट्रगल करने के लिए आते हैं, मेरा वैसा नहीं रहा। मेरा मकसद सीखना था। तो सीखते सीखते ये सब चीज़ें मुझे ऊपर वाले ने दी है। When do you realize कि फाइनली अब जो है मुझे लाइमलाइट मिल गई है, एंड नाउ आई एम अ सेलिब्रिटी? व्हाट वाज योर फर्स्ट सेलिब्रिटी मोमेंट? सेलिब्रिटी मोमेंट मुझे भी याद है। मेरा पहला अब्रॉड का ट्रिप था इज़राइल का। सो आई वेंट टू इज़राइल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो तब वो पासपोर्ट पे भी वाइट वो स्टैंप लगती थी उसकी। तो जब मैं गया तो मुझे नहीं पता था कि सारेगामा जो रियलिटी शो था जिसमें मैं था, वो बहुत ज़्यादा देखते थे वहाँ के लोग। तो जब हमने शो किया, मैं जिस भी रेस्टोरेंट पे बैठा था, लोग आ रहे हैं, फ़ोटो खिंचवाने आ रहे हैं। मतलब इतना भीड़ लग रही है। एक तो कि चलो 1-2 आ गए, मतलब लोग वेट कर रहे हैं कि ये तब मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं क्या यार, मतलब इंडिया में तो चलो होता ही था, लोग मतलब आप कहीं पे भी जाते हैं लोग आपको पहचानते हैं, प्यार करते हैं। जब आउट ऑफ इंडिया इतना प्यार मिलता है, तब मुझे इज़राइल वाला मूवमेंट अभी भी याद है। वो वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सुनते हैं इंडियन म्यूज़िक को, जितने भी हमारे इंडियंस हैं वहाँ पे। तो तब क्योंकि एक फील आना शुरू हुआ था कि यार अभी कि शायद कुछ ना कुछ हो रहा है, लोग पहचान रहे हैं। मैं वाकई सेलिब्रिटीज में काउंट होने लग गया हूँ कि अब लोग कह सकते हैं कि ये वाला गजल जो है इन्होंने गाया था। एक नाम जो याद करने वाली बात हो जाती है। मतलब आप लोगों को ऐसे तक याद था, मुझे नहीं याद था, क्योंकि हम अपना एपिसोड्स में जो भी गाते थे आ जाते थे। कि आपने जब सलमान खान आए थे ना, आपने जब हंगामा गाई थी, उसमें आपने एक सरगम ली थी। मैं कहा कौन सी सरगम ली थी, मुझे तो याद नहीं। मतलब ऐसी फरमाइशें कर रहे थे कि वो वाली सरगम सुना दीजिए। आपने एक हरिहरन जी आए थे, तब आपने एक हारमोनियम का पीस बजाया था, फिर आपने सरगम। मैं क्या लोगों को ऐसे भी याद है, मतलब हाउ डिटेल्ड दे वॉच टू यू, है ना। मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। और लोग आपको एक तो प्यार करें और आपके संगीत के साथ आपको प्यार करें, वो एक बहुत ही खुशी की बात थी और वो बड़ी सेटिस्फाइंग सी चीज़ है। बट यही है, लेकिन हमने सुना इतना बड़ा म्यूज़िक हुआ ना, जिन जिन आर्टिस्टों के मैंने आपको नाम लिए हैं, तो हम तो कहीं पे भी नहीं है, बस उनको देख देख के उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहे हैं कि जो काम उन्होंने किया है उसको अगर उसका 1% या आधा % भी हम लोग कर जाए तो जीवन सार्थक है।
इसके बाद जानना चाहूंगी आपकी बॉलीवुड जर्नी के बारे में। हाँ, बॉलीवुड ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कब मिलना स्टार्ट हुआ काम बॉलीवुड में, ओटीटी में? हाँ जी, हाँ, बॉलीवुड में as I mentioned that my Bollywood debut was with गुलजार साहब एंड विशाल जी इन मूवी डेढ़ इश्क किया। बहुत प्यारा वो कव्वाली था वो बेसिकली। और इसके साथ फिर एक मूवी आई थी जुगनी, उसमें मेरा और राहत फ़तेह अली खान साहब का गाना था साथ में, जिसमें कंपोजिशन था क्लिंटन सरेजो करके हैं, उनकी भी वो डेब्यू मूवी थी एज ए कंपोज़र, शैली जी की शायरी थी। तो वहीं पे फिर अभी मैं बॉलीवुड की ही मैं बात कर रहा हूँ। फिर एक मूवी आई थी गन पे डन, उसमें एक साउथ की आर्टिस्ट है चिन्मयी श्री पड़ा, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। उसके साथ एक गाना था जो मेरी रिमी धर और सावेरी, उनका वो था गाना। तो ये करते करते जब मनमर्जियाँ के गाने मैंने गाए, वो बड़े खूबसूरत गाने थे। तो वही बड़ी खुशी थी कि बीइंग पंजाबी, जब आप कुछ सोलफुल और क्यूट गाने को आपको मिलता है, तब बड़ी एक आपकी रूह खुश होती है। तो उसके लिए मैं अमित त्रिवेदी जी का और शैली जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि बहुत प्यारे गाने उन्होंने मुझे उस मूवी में दिए थे, जो कि लोगों ने बहुत प्यार किया था उन सॉन्ग्स को। फिर वेब सीरीज़ कुछ आई गुल्लक, हाँ, कि गाना लोगों को बहुत पसंद आया था। गुल्लक का टाइटल सॉन्ग जो था, वो मैं चाहूंगी हमारे व्यूवर्स के लिए आप जो है उसकी 2 लाइन, बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे लिए भी आप जो है 2 लाइन गाकर मुझे सुना दे। कभी अकड़ थी, कभी बकड़ थी, कभी टेढ़ी थी, कभी मेढ़ी थी, थोड़ी अकड़ी थी, थोड़ी जकड़ी थी, पर लपक के हमने पकड़ी थी। थोड़ी गीली थी, थोड़ी ड्राई थी, कभी लोसी थी, कभी हाय थी, घुल जाए तो इलायची, घिस जाती तो अदरक थी। ये जिंदगी यादों की गुल्लक सी, गुल्लक सी, गुल्लक सी, ये जिंदगी यादों की गुल्लक सी, गुल्लक सी, गुल्लक सी। वाह, थैंक यू। ये गाना अभी तक जो है कि आप सबको याद होगा, गुल्लक के एपिसोड्स याद हो ना हो, लेकिन जो है ये गाना लोगों के जहन में बस गया है। इसके बाद गुल्लक के एपिसोड्स का वेट किया जाता है, नई सीरीज का वेट किया जाता है। तो अभी जो है एक ब्रेक लेना चाहेंगे। आपको भी जो है चाय कॉफ़ी या दिल्ली की कोई खास चीज़ जो आप खाना चाहें वो मंगवा देते हैं। सबसे पहले गर्म पानी आपके लिए मंगवा दिया जाए। थैंक यू जी। जैसे कि सिंगर्स का होता है कि उन्हें एक गर्म पानी पीना होता है अपने गले को जो है सुर में रखने के लिए। हाँ, मतलब ठीक रखने के लिए। सुर तो रियाज के साथ ही होगा। आपके लिए जो है सबसे पहले क्या मंगवा दूं? अभी एक टी ब्रेक के लिए इस इंटरव्यू के बीच में गर्म पानी से शुरुआत करते हैं। दिल्ली की चाय आपको उसके बाद पिलाएंगे। आपके गले को जो है ठीक रखने के लिए गर्म पानी ठीक है, मंगा दें। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि व्हाट यू एक्चुअली टेक फॉर योर हेल्थ और गले के लिए, जो एक सिंगर सबसे ज्यादा कीमती जो होता है, सिंगर का गला होता है, वही उसकी सबसे बड़ी जायदाद है कह सकते हैं। बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है। सिंक में रखने के लिए, उसको अच्छा रखने के लिए आप क्या कुछ करते हैं? गर्म पानी या कुछ और? गर्म पानी ऐसा मतलब हाँ, ऑफ कोर्स अभी जैसे अभी सर्दी शुरू हो गई है तो गर्म पानी पीना अच्छा है, बट ऐसा कुछ बहुत परहेज़ वाला इंसान मैं हूँ नहीं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं। मैं बस ठंडे का मुझे होता है कि आइसक्रीम मैं खाता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल नहीं खाता, बट अमूमन बहुत रोज़मर्रा में नहीं खाता हूँ, क्योंकि वो कुछ चीज़ें आपका गला ख़राब करती हैं। उसमें से बहुत एक्सट्रीम ठंडा पानी, ठंडी आइसक्रीम, इस चीज़ का परहेज़ होता है मेरा बस, और कोई भी परहेज़ नहीं है किसी भी चीज़ का। बाकी जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं मैं खाता हूँ। और बहुत सारे आर्टिस्ट की जब लाइफ के बारे में मैंने पढ़ा, अभी मैं उषा मंगेशकर जी से मुझे मिलने का मौका मिला, जो कि लता मंगेशकर जी की बहन है। तो उन्होंने बोला कि वो लता जी तो इतना तीखा खाती थी, कभी परहेज़ नहीं करती थी, वो तो ठंडे का भी परहेज़ नहीं इतना करती थी। तो इट्स आई थिंक जैसे आप अपने गले को ढाल लेते हैं, जैसे आप अपने शरीर को ढाल लेते हैं, वैसा ही
साइकोलॉजी, आई थिंक वैसे वो साइकोलॉजिकली वो आपका शरीर आपके लिए काम करता है, मुझे पर्सनली ये लगता है। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं जी। और अगर वो थोड़ा सा भी कुछ ठंडा हो जाए फिर एकदम से उनका गला ख़राब हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मतलब अभी गोलगप्पे खा रहे हैं, फिर दही बल्ला खा रहे हैं, फिर ठंडा पानी पी के फिर गर्म चाय भी पी रहे हैं, उनके गले को कुछ भी नहीं हो रहा। Really, like this happens with या with या the singers? या ऑफ कोर्स Okay. तो बहुत सारे सिंगर्स को मैं जानता ही हूँ जो बिल्कुल परहेज़ नहीं करते, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा परहेज़ करते हैं। तो आई थिंक इट्स वी कैन टेक इट अदर वे कि कैसे आप अपने आप को रखते हैं। आई थिंक ये साइकोलॉजिकली थोड़ा सा ज़्यादा है, आपका माइंड इस पे काम मुझे लगता है ज़्यादा करता है। जैसे आप अपने माइंड को ढाल लेते हो वैसे ही आपका शरीर काम करता है। And as you said, you are from Bhatinda. हाँ जी। So वहाँ तो पंजाबी कल्चर में बहुत कुछ लिटिल भी चलता है. So that also you do परहेज of? हाँ, कोशिश तो है, बिल्कुल वो करना ही चाहिए क्योंकि वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। जो भी चीज़ें आपके सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, आपके गले के लिए भी ठीक नहीं है, उससे तो परहेज़ ही अच्छा है ऑफ कोर्स। एंड व्हाट यू थिंक बठिंडा में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है? वो बचपन की गलियाँ जहाँ में इस दुकान में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, यहाँ खाने की चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पर दोस्तों के साथ जो है बैठना बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सारी यादें हैं ऑफ कोर्स क्योंकि जब वहीं से पले बड़े हैं, हालाँकि 10वीं तक ही मैं वहाँ पे रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं बाहर ही रहा हूँ। बट बहुत क्योंकि वहाँ पे जो हमारा स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा है और वहाँ पे कुछ ढाबे हैं जहाँ के पराठे खाते थे, जहाँ की दालें बड़ी अच्छी हैं और आई थिंक सब कुछ अच्छा है। पूरे पंजाब का ही खाना अच्छा है। आप कहीं भी जाके ना कई बार हम पर्टिकुलर ऐसे ही ना कई बार हम घूमते हैं तो कई बार बिल्कुल छोटा सा ढाबा रोड साइड पे आप जा रहे होते हो तो कई बार ऐसी दाल वहाँ पे मिलती है ना, ऐसी डिलीशियस दाल मिलती है, बड़े के बड़े 7 स्टार होटल 5 स्टार होटल में भी वो चीज़ आपको नहीं मिलती। तो वो जो एक फ़ील है वो पंजाब की आबो हवा में ही है, वो अच्छा खाना और जैसे भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, मक्की की रोटी सरसों का साग मतलब इतना पसंदीदा है मेरा, मुझे पूरा महीना भी ये खिला सकते हो। तो मतलब बहुत ही पंजाब का खाना तो मशहूर है एंड बीइंग अ पंजाबी आई एम सो प्राउड कि मैं पंजाब में पैदा हुआ, जिसके मैंने खाने का भी मज़ा लिया, अच्छे गाने बजाने का भी मज़ा लिया, अच्छा शेरो शायरी का भी मज़ा लिया क्योंकि पंजाब के कल्चर में ये सारी चीज़ें बहुत इक्वली मात्रा में पूरी हमें मिलती हैं। इस वक्त पंजाबीज जो है हर इंडस्ट्री में अपना नंबर 1 वाला टैग होल्ड कर रहे हैं, चाहे वो जो है मूवीज हो जाए, चाहे वो सिंगिंग हो जाए, या तो जिधर गज़ल का नाम आता है वहाँ अपना नाम आता है। तो कैसा लगता है? नहीं बहुत खुशी होती है। जैसे मैंने बताया कि मशहूर होने के लिए नहीं था ये पूरा प्रोसेस जो था, बट गज़ल ने मुझे चुना क्योंकि गज़ल गाने की बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हम सुनते हैं लोगों को, लेकिन सबको गज़ल एक्सेप्ट नहीं करती है क्योंकि गज़ल गाने के लिए बहुत एक है कुछ ना कुछ इतना आसान नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है काम, क्योंकि उसके लिए आपको शेरो शायरी के साथ साथ म्यूज़िकली रिच होना बहुत ज़रूरी है, शास्त्रीय संगीत की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर धीरे-धीरे वो वर्ड्स का जो फ़ील है वो जो एक सोफिस्टिकेट जो है ना, ये जो आर्ट फॉर्म है, तो इसके लिए आपको बहुत समय लगता है। तो मतलब मुझे भी अभी भी ऐसे लगता है कि अभी कहीं पे भी नहीं हूँ अभी मैं, लेकिन फिर भी लोग इतना प्यार करते हैं क्योंकि वो विज़न बहुत बड़ा है। इस चीज़ की भी खुशी है कि सुना बहुत अच्छा है और क्या आगे करना है वो भी मालूम है, लेकिन वो कर के ही होगा क्योंकि मैं आज जब मैं अपनी 10 साल पुरानी एल्बम सुनता हूँ तो भी धीरे-धीरे लगा कि वहाँ पे भी कुछ अच्छा हो सकता था। वहाँ पे ये सुर की जगह फ़ील पे ध्यान दिया जा सकता था। तब आई थिंक कुछ चीज़ें एज के साथ आती हैं। आपका जब आपकी म्यूज़िकली रिचनेस है वो एज के साथ आपकी बढ़ती है। धीरे-धीरे भी लगता है कि वर्ड्स, क्योंकि गज़ल सिंगर इज़ अ मैसेंजर ऑफ ए शायर। जो शायर ने लिखा है वो आप कितना अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं। कई बार म्यूज़िकलिटी ज़्यादा आ जाती है जिससे शेर का मज़ा ख़राब होता है। वो सब चीज़ का बैलेंस है। वो कैसे वो धीरे-धीरे आई थिंक कर के ही होगा। बट हाँ, मतलब जहाँ भी गज़ल की बात होती है वर्ल्ड वाइड लोग मुझे याद करते हैं, प्यार करते हैं, इस चीज़ की तो बहुत खुशी है। अच्छा, आपके नाम के पीछे भी कुछ कहानी है? जो मैंने जैज़म सुना था, वो क्या है? एक्चुअली ये नाम कैसे पड़ गया? ये कहानी ऐसा सच तो नहीं है क्योंकि वो मेरा नाम बेसिकली जसप्रीत है। जसप्रीत शर्मा मेरा नाम है और निकनेम मेरा जस्सी है।
तो जस्सी नाम के तो ऑलरेडी बड़े स्टार हैं ही हमारे पास, तो वो एक मुझे था। और लेकिन मैं बेसिकली ये ना मैंने नहीं रखा, मेरे दोस्त हैं एक नवराज हंस, एक हरीश मनी, ये दो हम बहुत साथ में रहते थे। तो ऐसे ही उन्होंने मजाक में जैसे कहते हैं तो यार तुम्हारे गाने का स्टाइल इज़ वेरी इंडियन जैजी, जिसको हम बेडारंग बोलते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल। एक समय पे मैं बहुत बहुत मुश्किल गाता था, जैसे होता ना हारमोनियम के साथ साथ बहुत मुश्किल सा गाना होता था। तो योर सिंगिंग स्टाइल इज़ वेरी जैजी, इट्स फुल ऑफ क्रोमेटिक नोट्स, कुछ जैजी सा नाम होना चाहिए, इंडियन जैजी, इट्स जैजिंग। ये थोड़ा सा उर्दू नुमा भी लग रहा है, वो लग रहा है। तो आई थिंक वो बस ऐसे ही शुरू हुआ, लेकिन उन लोगों ने पका दिया लोगों को बोल बोल के कि इसका नाम अभी आज से जैजिम ही है। तो आई थिंक वो दोस्तों का प्यार था, वो उनका ब्लेसिंग्स थी, तो जो फिर ये नाम को लोगों ने इतना प्यार दिया। बट इसका मतलब जब आप पता करें तो इसके माने होते हैं ब्रिज, जैजिम का मतलब। तो ब्रिज का काम मैं करता भी हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों को मिलवाने का। अब जैसे मैंने देखा कि आपका ये टैलेंट है, मुझे लगा कि वो उसको आपसे मिलना चाहिए, तो मैं खुद एफर्ट करता हूँ। तो आई थिंक वो नाम के जैसा मेरा नेचर भी हो गया है, तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। अच्छा जैज़म, जब हम कोई गज़ल सुनते हैं, जैसे कि पुरानी गज़लें हो गई, कई बार क्या होता है व्यूवर्स के वर्ड्स समझ में नहीं आते हैं, बट विद योर गज़ल्स जो एक्सपीरियंस होता है व्यूवर्स को, आई गेस इस वजह से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पाते होंगे जैज़म के साथ। वर्ड्स बड़े ही ईजी होते हैं, वो उर्दू वाले होते भी हैं बट हमें समझ में भी आ रहे होते हैं, एंड वील नॉट गूगल इट कि हाँ इस वर्ड का मीनिंग क्या है, इस वाले वर्ड का मीनिंग क्या है। तो बड़ा फ्लो बड़ा बना रहता है उस म्यूज़िक के साथ। तो ये आपने कैसे क्या डिस्कवर किया कि नहीं मुझे बस ऐसी लैंग्वेज में गाना है जिसको लोगों को भी समझ में आए और गज़ल भी लगे लेकिन लोगों के वर्ड समझ में भी आए? बेसिकली इसका जो श्रेय है, ये जो आपने बात बोली है, जगजीत सिंह जी को बहुत जाता है इस चीज़ का। क्योंकि पहले ऑफ कोर्स जैसे मेहदी हसन साहब और गुलाम अली खान साहब ने बहुत मसी काम उन्होंने भी बहुत किया है, बट वो फिर भी क्योंकि उनकी लैंग्वेज उर्दू थी और वो गूढ़ उर्दू थी। और लेकिन धीरे धीरे जब जगजीत साहब ने ये चीज़ फील की कि यार अगर गज़ल को मासिस तक लेके जाना है तो गज़ल का शब्द आसान करने पड़ेंगे, वरना फिर वो एक पर्टिकुलर एक वर्ग होता है जो सुनकार जो सिर्फ उर्दू से वाबस्तगी रखते हैं, फिर वही लोग आपको सुनते हैं। तो अगर गज़ल को मासिस तक लेके जाना है तो वो जो फॉर्मूला था वो जगजीत सिंह जी का था। फिर उसके बाद पंकज उदास जी आए, उन्होंने कितना और उसको मासी कर दिया, तो एक अलग रंग दिया उन लोगों ने गज़ल को मासिस तक लेके जाने का। लेकिन मेरी भी बस वही सोच था, क्योंकि बीच में कुछ गज़लें मैं करता रहता हूँ एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मेरी सोच बेसिकली एक्सपेरिमेंटेशन वाली है ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड शोज़ करके आपको एक लगता है, क्योंकि जब आप लाइव गाते हैं ना, क्योंकि स्टूडियो गाना और लाइव गाना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कोई आपने बड़ी अच्छी गज़ल आपको लगी, ठीक है अभी हम उर्दू सीख रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि बड़े बड़े शायरों के साथ आपका उठना बैठना है, फिर उनसे आप सीखते भी हैं, तो फिर आप थोड़ा सा उस रंग में ढल जाते हैं। लेकिन फिर आप जब लाइव में शो करते हैं, जब लोगों का वैसा रिस्पॉन्स नहीं आता ना, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई चीज़ आपने कंपोज की होती है, दिन रात उस पर काम किया होता है, फिर आप अरेंज करते हैं, फिर वो गज़ल आप मार्केट में निकालते हैं, फिर उसका वीडियो निकालते हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा रिकॉर्ड लेबल नहीं है इंडिया में जो अच्छे संगीत को सपोर्ट करता हो, एक ऐसे कोई गज़ल को या शास्त्रीय संगीत गाने वाले लोगों को आगे लेके आना चाहता हो, कोई एक भी नहीं है। तो वो भी एक चीज़ है, तो इसलिए आपको जो भी करना है बड़ा ध्यान से करना, आपके पास ज़्यादा मौके नहीं है। तो फिर आप जब लाइव गाते हो वो चीज़ें को, फिर आप देखते हो कि यार वो सबके समझ में नहीं आ रही है चीज़। अगर 100 में से जब 20 लोग ही आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसका मतलब नहीं, उसका फिर क्योंकि वो लाइव से आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हैं जो जिसके लफ्ज़ आसान है, कंपोजिशन थोड़ी आसान है, फिर हालांकि आसान का मतलब ये नहीं कि आप मुश्किल ना करो। एक बार जब आसान आपने वर्ड्स लोगों को दे दिया, आपने शायरी समझा दी, जैसे मैंने पहले बोला कि गज़ल सिंगर इज़ ए मैसेंजर ऑफ ए पोएट, है ना। जब आपने शायरी समझा दी लोगों को, शेर व शायरी का मज़ा आ गया, फिर उसके बाद आप अपना खेलो जितनी आपकी म्यूज़िकलिटी है उसके साथ। आई थिंक वो धीरे धीरे करके आपको फिर वो हम कह सकते हैं कि सेंस आती है। तो जो आपने बात बोली है, मैं इस चीज़ का ख्याल रखता हूँ अपनी गज़लों में कि वो समझ आनी चाहिए। सबसे पहले तो बात ये है कि वो कोई भी सुने, अगर किसी भी वर्ग का बंदा उसको सुने, उनको समझ आनी चाहिए पहले तो। ये नहीं कि वो उस एक बार सुन के वो उसको स्क्रॉल कर दिया उसने तो आगे कर दिया, तो कम से कम अगर समझेंगे फिर ही वो उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो धीरे धीरे वो जब समझेंगे,
गज़ल का मज़ा लेंगे, फिर उनको फिर शायद वो उर्दू में और आएंगे, फिर उनको लगेगा, फिर वो उनको मज़ा आएगा। बीच बीच में हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि कोनो के वर्ड्स ऐसे हों जी थोड़ा से जो मुश्किल भी हों, कि ये भी नहीं कि बिल्कुल के बॉलीवुड का सॉन्ग ही लगे। वो जब वर्ड फिर लोग उसका मतलब ढूंढें, है ना, उसका गूगल करें कि यार इसका मतलब, क्योंकि हमने लोगों को अवेयर भी करना है ना, थोड़ा सा सिखाना भी है, सिर्फ गाना ही नहीं है। तो वो सब चीज़ों का बस एक बैलेंस सा करने की कोशिश करते हैं, म्यूज़िक का, शायरी का, और वही चीज़ काम करती है म्यूज़िक के अरेंजमेंट के ऊपर। अरेंजमेंट भी थोड़ा सा कि गज़ल का सोल ना मरे, सोल ना मरते हुए हम कितना उसको मॉडर्न कर सकते हैं, कितना कंटेम्प्रेरी कर सकते हैं कि ये जो जेनजी लोग हैं ये भी उसको ऐसा ना लगे कि हम कुछ अलग ही सुन रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा अपने जैसा ही, जैसे वो आमूमन बॉलीवुड के ट्रैक सुनते हैं उससे बहुत अलग ना वो लगे। तो बस सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए हम वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं। सो ब्लेस्ड के लोगों का प्यार मिलता है। and now you are coming with some actor also in some movie, right? नहीं हाँ नहीं, वो तो फीचरिंग है अभी ओ रोमियो yeah में, वो शाहिद कपूर साहब की जो मूवी आ रही है वो भी विशाल सर का है। I guess that will be an exclusive thing for all of us. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो मैंने गाया है, मेरे साथ और भी अच्छे सिंगर्स ने गाया, आमिर है, बबलू है, उन्होंने भी साथ में गाया है, बट वो फीचरिंग मेरी और आमिर की उन्होंने इसमें की है। और वो मूवी का सीक्वेंस है, क्योंकि वो कवाली है जी तो इसलिए वो साथ में फीचरिंग भी है। तो उस चीज़ की खुशी है कि वो बहुत प्यारा गाना है जो गुलजार साहब ने लिखा है, वो भी बहुत जल्द आपके जी म्यूज़िक फील्ड में आने वाला गाना, म्यूज़िक So, वर्ल्ड में। अपनी एंडिंग करने के साथ जो है जैसम, हम चाहेंगे कि आप हमारे सोशल मीडिया व्यूअर्स को, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर आप भी एक्टिव हैं, बहुत लोग आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, वहाँ जो लोग सिंगिंग सीखना चाह रहे हैं, जो लोग गज़ल में इंटरेस्ट रख रहे हैं, उनको आपकी कुछ टिप्स मिल जाएं तो उनका भी भला हो जाएगा। हाँ, अगर अगर गज़ल की बात ही नहीं है, आई थिंक जी। मैं ये चाहूँगा कि पर्टिकुलर गज़ल की बात नहीं है, कि ये हर फील्ड, हर जॉनरा की बात है। मैं हर इंटरव्यू में मैं ये बात बोलता हूँ कि जो हमारा सीखने वाला संगीत है वो हमारा शास्त्रीय संगीत है। अपने आस-पास शहरों में प्लीज़, जो भी अगर आपको गाना है तो किसी अच्छे उस्ताद से सीखिए। हर शहरों में अच्छे उस्ताद होते हैं, तो आप उनसे सीखें। और जब आपकी शास्त्रीय संगीत की बुनियाद जब ठीक हो जाए, जब आपको पता चल जाए अलंकारों का, रागदारी का, जब आपको एक बेस जब आपका बन जाए, फिर उसके बाद आप स्विच कीजिए। वेदर यू वांट सिंग गज़ल्स, वेदर यू वांट सिंग भजन्स या सूफ़ी कव्वाली आपको गाना है या कुछ भी आपको गाना है, वो उसके बाद की बात है। लेकिन एक बार शास्त्रीय संगीत का बेस ज़रूर रखिएगा। फिर उसके बाद अगर आपको गज़ल में आना है, फिर आपको शेरो शायरी पढ़नी पड़ेगी। हमारे उर्दू के पहले शायर हुए हैं वली दखनी साहब, वहाँ से लेके फिर मीर तक़ी मीर, गालिब, सौदा, ज़ौक़, वो होते हुए निदा फ़ाज़ली साहब तक, कंटेम्प्रेरी शायरों की अगर बात करें फ़रह शहज़ाद साहब तक, आपको इनको पढ़ेंगे तो आपका एक शेरो शायरी के साथ पता चलेगा कि गज़ल है क्या। फिर वो जब दोनों चीज़ें मिलेंगी, आपका शास्त्रीय संगीत का नॉलेज और शेरो शायरी का प्यार जब वो मिलेगा, फिर वो गज़ल शुरू होगा आपका, फिर वो एक पहला प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद फिर वो निखरती जाएगी। उसके लिए आपको समय चाहिए, जैसे हम लोग भी ढूंढ रहे हैं कि काश गज़ल में और असर आए, वो धीरे धीरे होगा। वो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस अगर गज़ल सिंगर्स की बात है। और बाकी जो भी सुनकार हैं, उनकी रिक्वेस्ट सिंगर से भी ज़्यादा, उनकी रेस्पेक्ट जो है वो हम सिंगर से भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सुनकार को भी उस लेवल का होना पड़ेगा। सुनकार भी वही लोग गज़ल को अप्रिशिएट कर पाएंगे जो शास्त्रीय संगीत की नॉलेज रखते हैं, शेर व शायरी से उनकी वाबस्तगी है, वही आपको अप्रिशिएट कर पाएंगे। कोई भी आम लोग जिनों का ये कल्चर नहीं रहा, या जिनकी ये संस्कारों में ये अच्छा संगीत सुनने का नहीं रहा, या अच्छी शायरी जिन्होंने नहीं पढ़ी, वो आपको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसकी ऑडियंस शुरू से ही कम है। ऐसा नहीं कि शुरू से ही बहुत ज़्यादा, बट जब भी मिलती है तो उनकी रिस्पेक्ट इसलिए बहुत ज़्यादा होती है। तो बस यही है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि कई बार हम हमारे मनोरंजन के चक्कर में, हमारे इंटरटेनमेंट के चक्कर में बहुत हंसी मजाक वाले लोगों को ज़्यादा प्रमोट करते रहते हैं। उसमें मैंने ये फील किया कि जो सीरियस म्यूज़िक कर रहे हैं लोग, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। वो चीज़ ना करते हुए जो भी लोग सीरियस, क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के समय में, सीरियसली बता रहा हूँ, हम जैसे इस्टेब्लिश लोग हैं, हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगर जैसे कि बताया गया कि कोई रेकॉर्ड लेबल सपोर्ट
सपोर्ट कर ही नहीं रहा शास्त्रीय संगीत को या गज़ल को, उस ज़माने में आपको एक ऑडियो बनाना विच इज़ सो एक्सपेंसिव नाउअडेज़, फिर उसका वीडियो बनाना, फिर उसका मार्केटिंग का प्लान करना, फिर कहीं जाके एक चीज़ मतलब लाखों रुपये लगाने के बाद एक गाना आपके सामने आता है, तो वो बंदा कितना रिस्क ले रहा है आप तक वो चीज़ पहुंचाने के लिए। आई थिंक उसका थोड़ा सा अगर आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे तो उनको एक और हौसला मिलेगा, फिर अगली चीज़ के लिए फिर उसको एक मरेगा कि वो चीज़ है ना लोगों ने कंज्यूम की है तो मैं और इस पे काम करूं। हालांकि चलो हमारा वहाँ से हो जाता है कि पैसा डिजिटली इतना नहीं आता है क्योंकि कंजप्शन बहुत कम है, लेकिन वो शो से जब हम शोज़ ज़्यादा करते हैं फिर वो पैसा हम इस पे लगाते हैं अपनी ओरिजिनल काम के ऊपर, बट फिर भी अगर और ज़्यादा लोग सुनेंगे तो हम और ज़्यादा काम। How many shows you are getting in a year or you are doing? फिक्स नहीं होता, मतलब 25 से 35 के बीच में होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट जब होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। बट हाँ धीरे धीरे आई थिंक अब लोगों का चेंज हो रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ अभी काफ़ी सारे पिछले साल से शुरू हुआ जो मेरी मैनेजमेंट है वो बोल रही कि अभी शादी के भी शोज़ जी आ रहे हैं काफ़ी, हालांकि मैं करता नहीं हूँ ज़्यादा, बट अभी वो मुझे फोर्स कर रहे हैं कि अब शादियों में लोग मतलब लोगों ने सुनना शुरू कर दिया अच्छा म्यूज़िक, तो आई थिंक ये एक बड़ा चेंज है। अगर शादी में मैरिज पार्टीज़ में लोग गज़ल की इवनिंग्स रख रहे हैं तो ये अगर ये कल्चर आएगा तो ये आई थिंक इससे बहुत और फ़ायदा होगा। आप बार बार गज़ल बोल रहे हैं, गज़ल गज़ल ये गज़ल आता कहाँ से? घ नहीं होगा, ये ग ग गज़ल क्या आप लोग बोल पा रहे हैं? ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये कैसे आ जाता है? आई मीन कैसे इसको बोलना सीखा जाए? तलफ़ुज़ जो है ना वो तो आपका साफ़ होना ही पड़ेगा। डिफ़िकल्ट तो इतना बहुत ज़्यादा भी नहीं है। जो भी आप कोई अच्छा उर्दू अदब वाला बंदा कहीं पे भी आपको मिले, आपको उनसे सीखना चाहिए क्योंकि बड़ा अजीब लगता है। मुझे अभी भी याद है इन सारे गामा ये बात मैं कहनी ज़रूर चाहूँगा। तब से मैं बहुत सीरियस हो गया था, क्या है पंजाबी लोग हैं हम लोग, कई बार सिंगर्स अपना गाते गाते अपना एक रवानगी में होते हैं, है ना, वो एक रागदारी में बंधे होते हैं, चलो जी वर्ड जैसे सुने वैसा गा दिया। तो बड़ा मुझे फील हुआ एक बार, मुझे याद है मैं गाना गा रहा था फिर ले आया दिल, वन ऑफ द एपिसोड्स इन सारे गामा पा। वो गाना जब मैंने गाया तब वो जो अधूरी सी बात बाकी है, तो मैं जब वो गाना सीख रहा था तब मेरे लिए एक डिक्शन कोच आते थे इसरार अंसारी साहब, बड़े अच्छे वो शायर हैं। तो ये बात मुझे पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए नहीं, बट मैं ये बोल रहा हूँ। तो जब वो हम ओरिजिनल सुन रहे थे ये गाना तब मैं कहा सर क्या, तो हाँ जी बेटा गाओ, वो जो अधूरी सी बात बाकी, उन्होंने ऐसे मारा जोर से ना, उनके हाथ में क्या था, ये क्या हो गया, मतलब ही वॉज लाइक लिटरली क्राइंग, मतलब कहीं इतना नाराज़ हो गए वो, ये गालियाँ निकाल के, ये आप लोग क्या कर रहे हो, बाकी क्या होता है, बाकी होता है, बाकी मतलब बी एक क पे नुक्ता है नीचे, बाकी। मैं क्या अच्छा, मैं क्या बट वो बाकी उसको छोड़ो, ऐसे लोगों को जेल हो जानी चाहिए, वो हो जानी। मैं क्या इतना नाराज़, मतलब मुझे फील हुआ, मैं क्या यार हम कितना नाराज़ कर रहे हैं शायरों को, अनजाने में ही हो रहा है, ये नहीं कि सिंगर चाह रहे हैं कि वो शायर, बट अगर एक वर्ड से वो बंदा इतना नाराज़ हो गया कि यार हमने ऐसा गाया। फिर मैंने जब देखा मैं हम कितनी गलतियां करते हैं, कितनी ज़्यादा गलतियां करते हैं मजाक में। फिर मैं उस दिन के बाद में इतना सीरियस हो गया था, फिर जब मुझे कोई भी वर्ड का मुझे कन्फ्यूजन होता है कि यार इसमें नुक्ता है या नहीं है, फिर क ग ग ख ख है ना, ये सब ये हल्क से आता है बेसिकली, जब हल्क होता है ना, ख ख ग ग आया ख आएगा, वो अभी क सबसे मुश्किल है। I learn it after some practice. I'll be able to learn it. बेसिकली क सबसे मुश्किल है क्योंकि एक है के, एक है क्यू, क्यू जैसे हम बोलते हैं, तो के इज क, क्यू इज क, बाकी तो वो क्यू आई है वो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, बट वो करके हो जाएगा वो। बट हाँ मतलब अगर आपको गज़ल गाना है ख़ास तौर पे तो आपका डिक्शन तलफ़ुज़ साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है, अगर नहीं है तो मत गाइए। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ क्योंकि हम बहुत नाराज़ करते हैं लोगों को, जो उर्दू जानने वाले लोग हैं, जो शायर हैं। तो अभी पीछे भी कुछ ऐसी रील थी, वो पे मैंने वो खंजर है मेरी तेरी आँखें, तो एकदम ऐसे में खंजर है तेरी, मेरे से ऐसे गाएगा तो मुझे
फरज शहजाद साहब का फ़ोन आ गया कि तुमने ये क्या किया है। तो मैं क्या सर सॉरी, वो मैंने अब मतलब अभी भी हो जाता है हमसे गलत, पता होने के बावजूद भी कई बार वो ना ध्यान हम नहीं देते, बट इसका ध्यान देना ही चाहिए, अदरवाइज़ वो आप सोचिए ना, पंजाबी जब बॉलीवुड में हम सुनते हैं तो बीइंग अ पंजाबी हमारी भाषा है, तो जब अलग भाषा के लोग, क्योंकि पंजाबी म्यूज़िक टॉप चार्ट्स में है, तो सब लोग पंजाबी म्यूज़िक कर रहे हैं पंजाब, वो जब गलत डिक्शन करते हैं ना तो दिल इतना दुखता है, ऐसे लगता है कि यार मतलब हर जगह ना डाल रहे हैं, जहाँ पे न भी है वहाँ पे ना आ रहा है ना। जानिया जानिया, ऐसी जानिया कोई वर्ड नहीं, ऐसे ना कर रहे हैं, जान के उनको लगता है कि शायद ये पंजाबी है। तो वो मतलब जब गलत तलफ़ुज़ आते हैं ना तो दिल बहुत ही दुखता है। तो इसलिए सिर्फ गज़ल में नहीं, आई थिंक सबको ही जो भी भाषा का आप गा रहे हैं प्लीज़ तलफ़ुज़ के साथ करेंगे तो तभी वो चीज़ सार्थक है, तभी वो सही है, वरना वो गलत है। अभी मेरे दिमाग में सिर्फ आप ही का एक गाना चल रहा है, शहर तेरे। मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप एक बार वो गाना लाइव हमें और हमारे दर्शकों को सुना करके जाएं, ताकि हम फील ले सकें कि भाई स्टूडियो वाला गाना जो कि एक रिकॉर्डेड वाला गाना होता है और लाइव सुनने में ये गाना कैसा लगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत प्यारी शायरी है, इसका एक अंतरा है। छावे छावे हुण पैर जलदे ने तेरे परछावे गैर लगदे ने, पैर जलदे ने हुण छावे छावे गैर लगदे ने तेरे परछावे, पावे सावण ले आवे पावे छावा छिड़कावे, सानू साइयां दी सो असी धुप खा के सुक जाना है, असी धुप खा के सुक जाना, के शहर तेरे नहीं बसना, के शहर तेरे नहीं बसना, के शहर तेरे नहीं बसना। वेल डन जाज़िम, वेल डन। ये गाना वाकई रॉ सुनना मेरे लिए लकी साबित हो रहा है। अब आप देखते हैं स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर आपको ये गाना कितना अच्छा लगता है। क्या उस गाने को देखकर जाज़िम आपके दिमाग में आते हैं या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा, हम आपके साथ एक रैपिड फायर करेंगे। हमें बताइए कि आपका फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन, बॉलीवुड से? एक्टर इज आमिर खान, एक्ट्रेस इज माधुरी दीक्षित। ओके, तो मैं आपको कुछ इनकी चाइल्डहुड फोटोज दिखाऊंगी। अच्छा, बॉलीवुड से आपको पहचानना है कि वो है कौन। वो तो मैं, हम ये करेंगे। आई एम रो इन दैट थिंग। ये फातिमा सना शेख है ना? या फातिमा सना शेख। मैं यही जानना चाह रही थी कि जिनके साथ आप काम कर रहे हैं कि आप उनकी चाइल्डहुड फोटोज देखकर उन्हें पहचान पाएंगे। विजय वर्मा, ये विजय वर्मा? नो, दिस इज फातिमा। अच्छा, अगेन, ओह दिस वन। ये सलमान खान लग रहे हैं शायद। यस। क्या बात है, आप बड़े कायदे से फॉलो करते हैं बॉलीवुड स्टार्स को। ये नहीं समझ में आ रहा। फंस गए आप। नहीं। एंड दिस वन? ये तो विजय वर्मा ऑफ कोर्स। अब सिंगर्स की बात करते हैं। पंजाब से हैं? हाँ जी। पंजाबी सिंगर्स के बारे में पूछूंगी प्लस बॉलीवुड सिंगर्स के बारे में। ठीक है। सबसे पहले ये तस्वीर आपके सामने दे रही हूँ। दिलजीत, मिक्का सिंह। या राइट। एंड दिस वन? हनी सिंह। ओ ये एआई है ना? ये तो, हाँ, ये तो एआई नहीं, ये एआई नहीं है, है? या ओरिजिनल है, बट आपने पहचान लिया। बड़ी क्यूट फोटो है ना? और मैंने जानकर ऐसी फोटोज निकाली जिनको आप पहचान ना पाओ, या कोई भी, मैंने अपने कलीग से पूछा कि ये तुम्हें पहचान में आ रहा है, ये कौन है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा यही मैं दिखाऊंगी फिर उनको। तो इसका मतलब मैं ठीक हूँ? हाँ, पहचानने में बिल्कुल ठीक है। आइए, इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। बॉलीवुड लाइफ पर एंटरटेनमेंट वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आपको जाज़िम को कोई पर्सनल मैसेज देना है या उनकी सिंगिंग के बारे में कुछ कहना है तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है।